की तरह और कक्षा का दूसरा भाग हिस्ट्री की कक्षा होगी। क्रम में हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी को देखेंगे। और ज्योग्राफी में हम लोग इकोनॉमिकल पार्ट को देख रहे हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को देख रहे हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को देख रहे हैं। जनरल ज्योग्राफी समाप्त हो चुका है और उससे संबंधित लगातार क्वेश्चन भी रात के 7:45 जो यूट्यूब लाइव है उस पर बनवाए जा रहे हैं। आज भी होगी 7:45 से 8:15 8:30 तक। आप लोग जो एक्टिव छात्र हैं, देखता हूं कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। पंडित जी एक्टिव छात्र नहीं है, बिंदु पे आइए, अंत में पंडित गिरी तो लिखा हुआ है ही। ये पहला काम, पढ़ने आए हैं तो अच्छे से पढ़िए, हर जगह सक्रियता से हिस्सा लीजिए। छोटी सी टेस्टी मोबाइल टेस्ट होती है, उसमें भी गंभीरता से बनाइए। ला के बनाते हैं लेकिन और गंभीरता की जो। जनरल पार्ट समाप्त हो गए हैं। इकोनॉमिकल पार्ट जो 4 है, खनिज, उद्योग और संचार, हम लोग पढ़ चुके हैं ना। खनिज पढ़ चुके हैं और आज हम उद्योग को पढ़ेंगे। आज किसको पढ़ेंगे? इंडस्ट्री को पढ़ेंगे। हम लोग इंडस्ट्री पढ़ेंगे। इंडस्ट्री मतलब उद्योग। इस कक्षा के दृष्टि से उद्योग में वाले 2 मुख्य बिंदु को हम लोग परिचय में तो 3 भागों में बांटकर देखते हैं। परिचय, छोटा सा परिचय है। दूसरा, कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित हाथ में सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग का ही विकास हुआ, वस्त्र का। 1854 में कावस जी, डाबर जी, बम्बे ताई है। जूट उद्योग का 1885 में रिसरा में ऑकलैंड के द्वारा कुस्ताही है। और तीसरा है खनिज आधारित उद्योग। आज दोनों भाग को हम लोग देख लेंगे और इस तरह से एक महत्वपूर्ण चैप्टर जहां से एक क्वेश्चन आना लगभग तय होता है। फिर टेस्ट वगैरह तो चलता रहता है, उसमें आप बनाएंगे, अपने से भी बनाएंगे, रात में भी चलता है उसमें ही बनाएंगे, तो इस तरह से आप ठीक हो जाए। और फिर जो पढ़ के जाइएगा उसको 1-2 बार जरूर पढ़ लीजिए। परिचय पहले यहाँ तक लिख लीजिए, तक लिख है। परिचय, उद्योग के 3 भाग लिखिए। परिचय, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। है पहला क्या है? परिचय। दूसरा है कृषि आधारित उद्योग और तीसरा है खनिज आधारित उद्योग। लिटरेचर में उद्योग क्या है? जहां उत्पादन की गतिविधियां जिस इकाई में होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उद्योग कहते हैं। और इसके 2 आधार होते हैं। एक जो प्राकृतिक संसाधन है उसी का हम उत्पादन करते हैं, जैसे कपास क्या है? उजला सोना। भारत की कपास के क्षेत्र में अनुकूल स्थिति है। क्यों है अनुकूल स्थिति? क्योंकि यहाँ आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। आर्द्र का मतलब कि जहाँ मॉइस्चर अधिक हो, गुजरात और महाराष्ट्र, क्योंकि सूती वस्त्र के विकास में आर्द्र कंडीशन का होना आवश्यक है। दूसरा, काली मिट्टी की अधिकता है।
यूं तो हर राज्यों में काली मिट्टी होती है, परंतु जिस राज्य में प्रमुखता से पाई जाती है वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है गुजरात और महाराष्ट्र। और तीसरा, कुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक भी हजारों लाखों की संख्या में है और इस कारण से भारत कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में अनुकूल स्थिति में आज़ादी से बहुत पहले है, या यूँ कहिए कि इतिहास की आरंभ ही कपास से होती है, क्योंकि कपास से विश्व को हम नहीं परिचय करवाया। हड़प्पा की सभ्यता भारत उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण सभ्यता और कपास से हम नहीं परिचय कराया। हड़प्पा में ही पढ़ा होगा कि इंडस्ट्री के नाम पर इंडस्ट्री ही थी। हालांकि उस समय इंडस्ट्री की जो आधुनिक अवधारणा है वो नहीं आई थी, मशीनीकरण नहीं हुआ था। उस समय वो कुटीर उद्योग के रूप में हम लोग हाथ से उसको बुनते थे, फिर लघु उद्योग के रूप में हुआ और फिर बड़े उद्योग के रूप में कन्वर्ट करें। इसी कड़ी में मैंने अभी आपसे कहा कि आज़ादी से पहले आधुनिक भारत में ब्रिटिशों का आगमन होता है और उसके कड़ी में आधुनिक भारत का निर्माता, ब्रिटिश भारत का निर्माता डलहौजी, इसी के काल में सबसे पहली सूती वस्त्र की मिल स्थापित होती है 1854 में। कहाँ? मुंबई में। तावसजी डावर जी, कौन इसकी स्थापना किया था? तावसजी डावर जी ने इसकी स्थापना किया था। यहीं से हमारी परिचर्चा आरंभ हुई। आज़ादी के बाद भारत में इंडस्ट्रियल पॉलिसी पहले बना, कृषि नीति बाद में बनी। कृषि नीति 2000 ईस्वी के आसपास बनी। ये भारत एक कृषि प्रधान देश, पहले एग्रीकल्चर पॉलिसी ही बनना चाहिए। वाजपेयी जी की सरकार आई तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया गया, लेकिन पहले क्या बना गया? इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 1948 की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में बनी, उस समय वो उद्योग मंत्री। और दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में बनाई गई थी, जो महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी और जिसमें भारी उद्योग पर बल दिया गया। ये परिचय है और पहले परिचय में इसी 2-4 बिंदुओं को आप अच्छे से लिख। उसके बाद हम कृषि आधारित उद्योग में वस्त्र, जूट, कागज इत्यादि पे आपका ध्यान आकृष्ट। फिर मेरे द्वारा खनिज आधारित उद्योग की परिचर्चा होगी और खनिज आधारित उद्योग में सबसे इम्पॉर्टेंट आज के आधुनिक उद्योग का जो मूल आधार है, तो इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो बताए होंगे 8 कोर सेक्टर। कोर सेक्टर जैसे आपका कोर सेक्टर क्या है? एजुकेशन और हेल्थ है। जो व्यक्ति जितना एजुकेशन और हेल्थ में स्ट्रांग रहेगा वो उतना उच्च पद पे जाएगा, जो जितना कमजोर रहेगा एजुकेशन और हेल्थ में वो उतना निम्न पद पे जाएगा। है कि नहीं? पद पर ले जाने में आपके एजुकेशन की क्वालिटी की बड़ी भूमिका, और एजुकेशन की क्वालिटी 2 स्तर पे होती है। तो स्कूल कॉलेज मास्टर की भूमिका होती है, दूसरी अपनी भूमिका होती है, अपनी इच्छा शक्ति। आपकी इच्छा शक्ति यदि दिस डैट में है तब तो आप एक्सपर्ट रहिएगा, और आपकी इच्छा शक्ति यदि पढ़ाई में है तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाइएगा। सीधी सी बात है। संस्था में तो आज से नहीं 22 सालों से मैं देखता हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र बहुत आगे बढ़े, ICS ऑफिसर हो गया, और अच्छा छात्र जो है अभी झोला ढो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको दिस डैट में ज़्यादा बिलीव नहीं। डिंग डोंग पिंग पोंग जिसे उसका नया नाम हमने दिया है क्या? डिंग डोंग पिंग पोंग है। चलिए, डिंग डोंग पिंग पोंग पे कम और पढ़ाई पे ज़्यादा बल होना ही चाहिए इस अवस्था, ताकि उस पर थोड़ा बल दीजिए, मनोरंजन कीजिए, डांस कीजिए, IPL देखिए, तो सब काम कीजिए, लेकिन पढ़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखिए। मूल में आ जाइए। तो मूल यह है कि हम लोग परिचय को पहले देख लेंगे, फिर कृषि आधारित उद्योग और उससे जुड़े हुए संदर्भों को देखेंगे, फिर खनिज आधारित उद्योग को देखकर, और अंत में हम लोग क्या देखते हैं? बूस्टर फैक्ट। और बूस्टर फैक्ट देखते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। बात करते हैं, आगाज करते हैं, लिखते हैं परिचय। सबसे पहले लिखे उद्योग अर्थव्यवस्था की दूसरी क्रिया है। उद्योग अर्थव्यवस्था की दूसरी क्रिया है। अर्थव्यवस्था की दूसरी क्रिया।
राष्ट्रीय आय में जिसका भागीदारी 29%, राष्ट्रीय आय में जिसकी भागीदारी 29%, राष्ट्रीय आय में जिसकी भागीदारी 30% है, 30%। आजादी से पहले, आजादी से पहले किन उद्योग का विकास, किन उद्योग का विकास अति महत्वपूर्ण, कौन कौन से 3 उद्योग का विकास अति महत्वपूर्ण? पहला, कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग 1954, कावसजी डावरजी मुंबई। कपड़ा उद्योग 1954, 1954, कावसजी डावरजी, कावसजी डावरजी, कावसजी डावरजी, कावसजी डावरजी ने स्थापना किया था। कावसजी डावरजी मुंबई, 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 कावसजी डावरजी मुंबई। दूसरा, जूट उद्योग 1885, ऑकलैंड रिसरा। जूट उद्योग 1885, मतलब समझे, 1885 में स्थापित हुआ। 1885, रिसरा कलकत्ता, रिसरा कलकत्ता, रिसरा में, रिसरा कलकत्ता हुगली नदी के किनारे, रिसरा कलकत्ता हुगली नदी के किनारे, के किनारे, हुगली नदी के किनारे। कलकत्ता हुगली के ही किनारे है। और कलकत्ता मेट्रो, जल मेट्रो अभी काफ़ी चर्चा में है। कल भी मैंने सेट करके टाइम में दिया था। तो कलकत्ता याद हो गया, बंगाल याद कर लो। बंगाल में सबसे गहराई वाली जल मेट्रो की शुरुआत हो रही। बंगाल में कहाँ? कलकत्ता में। तो ध्यान में करके रखिएगा, पूछेगा ही। ऐसे भी ऐसे तथ्यों पे बल दिया जाता है, जैसे नाटो का 32वां सदस्य कौन है? स्वीडन है। नाटो का 32वां सदस्य कौन है? स्वीडन है। ऐसे तथ्यों पे जरूर बल दिया जाता है, ध्यान रखिए। मूल बिंदु पे आ जाइए। नाटो एक राष्ट्रीय संगठन है, का मुख्यालय नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है और जिसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मूल बिंदु पे आइए। लोग अभी हैं जूट में। तो जूट का स्थापना 85, ठीक है, बैठाइए, उनको आ रहे हैं। 1885 जूट की स्थापना 1885 के बाद कहाँ? तो रिसरा में। किसके द्वारा? तो ऑकलैंड के द्वारा। ठीक है। रिसरा कहाँ? कलकत्ता। कलकत्ता किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। और तीसरा है, और तीसरा है स्टील, स्टील उद्योग। स्टील उद्योग 1907, स्टील उद्योग 1907 टाटा के द्वारा, टाटा के द्वारा स्टील उद्योग 1907 टाटा के द्वारा। 1913 में उत्पादन, आगे लिख दीजिएगा, 1913 में उत्पादन, 1913 में उत्पादन का मतलब समझें? का मतलब यह है कि स्थापित हुआ 7 में, उत्पादन शुरू हुआ, उत्पादन शुरू हुआ 13 में। तो इसको ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? तो टाटा के द्वारा। किसके द्वारा? तो टाटा के द्वारा। तो ये परिचय है। परिचय में क्या पढ़ा आपने? ये क्या है? सेकेंडरी सेक्टर है। पहला इंडस्ट्री क्या है? अर्थव्यवस्था का सेकेंडरी सेक्टर। दूसरा
कि 3 अर्लीस्ट, सबसे प्राचीन, सबसे आधुनिक काल में 3 सबसे महत्वपूर्ण उद्योग। पहला कौन? वस्त्र। कम टिप्स पे रहना चाहिए, इसमें आऊंगू गाऊंगू नहीं हो। वस्त्र 1854, कावस जी, डावर जी, कावस जी, डावर जी। और कहा? मुंबई। इसी तरह से, गप मत करो, इसी तरह से जूट उद्योग 1885, ऑकलैंड, ऑकलैंड। कहाँ? कलकत्ता, हुगली नदी। कौन नदी? हुगली नदी। और तीसरा स्टील 1907 और 1913। मतलब समझ गए? 7 में क्या हुआ और 13 में क्या हुआ? कहाँ? जमशेदपुर, जमशेदपुर। जमशेदपुर है किस नदी के किनारे? स्वर्णरेखा और खोरकई। स्वर्णरेखा और खोरकई। ये परिचय का दूसरा पार्ट से। और तीसरा पार्ट क्या है? आजादी के बाद भारत ने 2 महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति बनाई है। शर्मा जी थोड़ा सा ठीक से बैठिए, क्लास में फल रहता तो क्या दिक्कत है कि नहीं? तो पलक उलग में हम लगा देते। 2-4 दिन पे कभी कभी आते हैं तो थोड़ा सा डिग्निटी के साथ रहिए, ठीक है? कभी कभी तो आते हैं, भाई समझा कीजिए। तो 2 औद्योगिक नीति थी, 2 आईपी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। एक 6 अप्रैल 1948, ये फर्स्ट आईपी है। आईपी मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 30 अप्रैल 1956, ये कौन सा है? ये सेकेंड आईपी है। पहले आईपी के किसके नेतृत्व में हुआ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और सेकेंड आईपी हुआ महालोनविस। ये आपका है परिचय, लिख लो। 2 औद्योगिक नीति आजादी के बाद बनाए गए। नेक्स्ट पॉइंट में 2 औद्योगिक नीति आजादी के बाद बनाए गए। 2 औद्योगिक नीति आजादी के बाद बनाए गए। 1 पहला 6 अप्रैल 1948 को, 6 अप्रैल 1948 को, 6 अप्रैल 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अध्यक्षता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में। दूसरा 30 अप्रैल 1956 महालोनविस की अध्यक्षता में। 30 अप्रैल 1956 महालोनविस की अध्यक्षता में। महालोनविस की अध्यक्षता में, महालोनविस के अध्यक्षता में, क्या है? अध्यक्षता में, अध्यक्षता में पढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग की जानकारी में है कि हम लोग भारतीय उद्योग की कक्षा में है और 3 भागों में बांटकर देख रहे हैं। पहले भाग को हम लोग देखें कि पहला भाग में परिचय में क्या क्या पढ़ना है। उसी क्रम में पूछताछ की कड़ी में पकड़ी गई, गाँव करने लगी। तब 5 मिनट में बैठ करके भी आप उसको याद नहीं कर पाए। खेद का विषय। इसी क्रम में हम लोग अब दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं।
और दूसरा भाग क्या है? कृषि आधारित उद्योग। लिखेंगे भाग 2, कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग। बैठो, आइंदा से ऐसे गलती मत कर देना, पर्दा झाड़ने में हमको टाइम नहीं लगता। कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में, कृषि आधारित उद्योग में सबसे सबसे पुराना उद्योग, सबसे पुराना उद्योग और कृषि के बाद सबसे बड़ा उद्योग, और कृषि के बाद सबसे बड़ा उद्योग, कृषि के बाद सबसे बड़ा उद्योग एवं सबसे विस्तारित, एवं सबसे विस्तारित, एवं सबसे विस्तारित, एवं सबसे विस्तारित वस्त्र उद्योग ही है। वस्त्र उद्योग ही है। वस्त्र उद्योग ही है। इसकी शुरुआत, नेक्स्ट पॉइंट करके, इसकी शुरुआत बॉम्बे से हुई। ये लिखे भी हो, शुरुआत कहाँ से हुई? बॉम्बे 1854 से हुई। चौबन से हुई। बम्बई, बम्बई, इस बम्बे में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र का केंद्र बनाया गया। बम्बे में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र का केंद्र बनाया गया। वस्त्र का केंद्र बनाया गया। वस्त्र का केंद्र बनाया गया। इसीलिए इसे इसीलिए इसे इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वस्त्र की राजधानी कहते हैं। इसलिए इसे सूती वस्त्र की क्या कहते हैं? राजधानी कहते हैं। इसे बम्बई, के बाद ये सबसे बड़ा उद्योग है। कृषि के बाद यह सबसे बड़ा उद्योग है। सब लिख लिया है ना? सबसे बड़ा उद्योग है, तो सबसे ज्यादा कृषि के बाद रोजगार भी देता है। मतलब रोजगार के दृष्टि से भी कृषि के बाद सबसे बड़ा है। ठीक है। समय में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम भारतीय रेलवे को माना जाता था, क्योंकि आंखों के सामने उस समय आंकड़ा पढ़ते थे कि 16.7 लाख लोग रेलवे में था। आज से 25 साल पहले। 25 साल के बाद रेलवे का काफी विस्तार हुआ। ठीक है, कम से कम 25% से अधिक विस्तार हुआ है, और की संख्या घटकर हो गई है 11 लाख के करीब। मतलब, और इतना सृजित पद है कि पुराने आंकड़ों के अनुसार 25 सालों में नए परिवेश में कुछ नए पदों का सृजन भी होता होगा। मतलब सरकार चाहती तो 6 लाख, 5 से 6 लाख जो युवा हैं उसे बहुत अच्छे से, तो उसमें कंपिटेंट होते तो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता। एक बार 1 लाख की 1.5 लाख निकाला 4 साल पहले, जितना छटुआ बटुआ लटुआ था सब चला गया। एक बार हर साल यदि आप नहीं, चलिए छोड़िए, एक बार में नहीं निकालिए। मैं एक दिन कहा भी कि सरकार को एग्रीकल्चर
हेलो, हाँ बोलिए ना। हाँ चला गया। दवा और वो सब, दवा और वो सब ठीक है। तो एग्रीकल्चर पॉलिसी भी बनाए, इंडस्ट्रियल के बाद एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं बना पाए, ऑल इंडिया एम्प्लॉयमेंट कमीशन नहीं नियुक्त कर पाए, जो चरणबद्ध तरीके से आपको बताता कि प्रत्येक साल इस क्षेत्र में इतनी बहाली की जा सकती है, इस क्षेत्र में इतनी बहाली की जा सकती है, इस क्षेत्र में इतनी बहाली की जा सकती है, और नियमित रूप से आप युवाओं को रोजगार, सरकारी नौकरी दे सकते। तो प्रतिभाशाली युवाओं की सपना होती है, ठीक है कि नहीं। आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी और बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो 2-4 हज़ार लोग पास करते हो तो हाईली कॉम्पिटेंट है, पास करेंगे, ठीक है। वो तो नहीं भी पास करते हैं तो जिस सेक्टर में रहते हैं वहाँ वो टॉप पे रहते हैं। यदि वो निजी क्षेत्र में ही काम करते रहते हैं, इस बार के आईएएस टॉपर किसी निजी क्षेत्र में काम कर रहे थे, 50 लाख की पैकेज पे काम कर रहे, तो हानि हुआ पैसे के दृष्टि से। तो यूपीएससी में आके हानि हुई। यूपीएससी में तो उनको फर्स्ट तनख्वाह मिलेगा 80,000 रुपया, ठीक है कि नहीं। कहाँ वो मासिक जो है सो 5 लाख रुपए पे थे, और यहाँ 80,000 रुपया से शुरू। लेकिन यहाँ की जो सुविधाएं हैं, यहाँ के जो दायित्व हैं, यहाँ जो कुछ कर सकने की क्षमता मिलती है भारतीय संविधान के द्वारा, और पानी बेचने वाले कंपनी में यदि आप सीईओ भी रहिएगा और 10 लाख रुपया मासिक भी कमाइएगा तो उसका कोई मूल बिंदु पे आ जाइए। तो कृषि के बाद यह सबसे बड़ा उद्योग और रोजगार है। तीसरा, बॉम्बे सूती वस्त्र की राजधानी है। बॉम्बे क्या है? सूती वस्त्र की राजधानी है, वो भी आपने लिखा। और इसका जो रॉ मटेरियल है, इसका रॉ मटेरियल क्या है? कपास। और कपास क्या है? भार हरास है। भार हरास का मतलब होता है कि इसको छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें तो भार हरास होने लगेगा। जैसे गन्ना आप काट के लाइए, उसका भार अधिक होगा। अब महीना दिन छोड़ दीजिएगा तो उसका भार सूख जाएगा, तो उसका भार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कभी कभी पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी उत्पाद भार हरास की श्रेणी में आता है? गन्ना में एक बात और भी है, गन्ना को यदि आप काट के लाएं और गन्ना को आप चीनी मिल में भेज दिए तो ज़्यादा मीठा होता है, सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। एनसीईआरटी लाइन है, पढ़िएगा तब ना। सिर्फ रखने से नहीं होगा। कहाँ गया जो रखे रहता है? हाँ, अगरबत्ती दिखाता है, सिर्फ रखने से नहीं होगा। तो पढ़िए, तो लिखा हुआ है, ठीक है, कि सुक्रोज की मात्रा जैसे जैसे गन्ना का भंडारण अधिक समय के लिए रखा जाने लगेगा वैसे वैसे उसमें सुक्रोज की मात्रा क्या होती है? कम होती जाती। मतलब मीठापन क्या होगा? कम होगा। मूल बिंदु पे आइए। फिलहाल अभी हम गन्ना में नहीं, अभी हम कपास में। चौथा, ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिसेंट्रलाइज उद्योग है। मुंबई में तो है, गुजरात में भी है, तमिलनाडु में भी है। तमिलनाडु में तो सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। तो लिखेंगे तमिलनाडु में सूती वस्त्र की सबसे अधिक मिलें हैं। तमिलनाडु में सूती वस्त्र की सबसे अधिक मिलें हैं। सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। कोयम्बटूर को, तमिलनाडु के कोयम्बटूर को, तमिलनाडु के कोयम्बटूर को तमिलनाडु के कोयम्बटूर को दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है। 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 मैनचेस्टर ब्रिटेन में है। मैनचेस्टर और लिवरपूल। जब तक भारत में सूती वस्त्र की स्थापना नहीं की गई थी तब तक भारत के कपास को मैनचेस्टर और लिवरपूल के सूती वस्त्र के फैक्ट्री में भेजा जाता था। लेकिन जब भारत में इसका विकास होने लगा
और फिर भारतीय पूंजीपति इसमें पैसा लगाने लगे, धीरे धीरे स्किल लेबर का डेवलपमेंट होने लगा, अनुकूल जलवायु तो थी ही, वैसे वैसे सूती वस्त्र आगे बढ़ता गया। और मैनचेस्टर एक समय में सूती वस्त्र का सबसे बड़े केंद्रों में से था। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा गया? कोयम्बटूर को। कहते हैं ना कि ये जो है अनहरियाबाग का तेंदुलकर है, ठीक है कि नहीं? क्या है? अनहरियाबाग का तेंदुलकर है। गिरजा बाबू जो है अनहरियाबाग के ऐश्वर्या राय हैं। कहाँ गया? एक दिन जो उसको कहे थे भाग गया, जरा नया था, वो डर गया, कहा नहीं एक तो था, छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, वो शायद भाग गया, ठीक है कि नहीं? उसको ऐश्वर्या राय कह दिया, भाग गया। तो कहने का मतलब साफ है कि तेंदुलकर जो है वो क्या था? तेंदुलकर क्रिकेट का सभी फॉर्मेट का भगवान। ऐश्वर्या राय क्या है? ऐश्वर्या राय सौंदर्य की देवी, सौंदर्य की देवी, ठीक है? अब उससे ज्यादा विश्लेषण करने का अनुरोध मत कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो कोयम्बटूर, मतलब तमिलनाडु सबसे अधिक चीनी मिले, कोयम्बटूर मुख्य केंद्र, और कोयम्बटूर दक्षिण भारत का। अब आइए उत्तर प्रदेश में भी सूती वस्त्र का विकास हुआ, कानपुर। अच्छा, अहमदाबाद, मुंबई के बाद सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अहमदाबाद में हुई, और इसीलिए अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहते हैं। पूर्व का बोस्टन किसको कहते हैं? पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? आप अपने छोटे मोटे एसएससी दरोगा विभिन्न परीक्षाओं में देखिएगा, पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं। याद रहेगा तो अहमदाबाद, नहीं याद रहेगा तो फरीदाबाद, कहीं ना कहीं बाद पे तो नहीं तो अंत में कैदराबाद तो है ही, ठीक है कि नहीं? तो लिखिएगा नेक्स्ट कैदराबाद पे लिखिएगा, पहले ये लिख लो, मुंबई के बाद अहमदाबाद, मुंबई के बाद अहमदाबाद। प्रसिद्ध केंद्र था जिसे पूर्व का बोस्टन कहते हैं। प्रसिद्ध केंद्र था जिसे पूर्व का बोस्टन कहते हैं। बोस्टन, बोस्टन, बोस्टन था अमेरिका में। और बोस्टन की चाय पार्टी नाम सुना होगा। बोस्टन की चाय पार्टी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था, है कि नहीं? वो भी कभी कभी पूछता है कि स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारणों में निम्नलिखित में से कौन घटना थी? तो बोस्टन की चाय पार्टी। देश जब कभी प्रसंग उभरेगा फिर, फिलहाल तो अभी हम लोग सूती वस्त्र में हैं। आइए उत्तर प्रदेश में कानपुर ले चले आपको। यहाँ की गंगा सबसे अधिक प्रदूषित है। क्यों प्रदूषित है? क्योंकि चमड़ा उद्योग है। क्यों? क्योंकि चमड़ा उद्योग है। तो लिखेंगे उत्तर प्रदेश में कानपुर, उत्तर प्रदेश में कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, ठीक है? क्या कहलाता है? देखिए अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद को क्या कहें? पूर्व का बोस्टन, पूर्व का तमिलनाडु में कोयम्बटूर। तमिलनाडु में सबसे अधिक क्या है? सूती वस्त्र की मिलें हैं। कोयम्बटूर को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का, ये सब एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, मैनचेस्टर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा गया, ठीक है? तो इतनी बात याद करके रख लीजिएगा। उसके बाद क्या था? सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें कहाँ? सबसे अधिक
सूती वस्त्र की मिलें तमिलनाडु में। इतनी ही बात है, इतनी सी बात है, इसको याद करके रख लेना है। समय रहते 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। एक बार फिर से मेरे साथ बता दीजिए कि सूती वस्त्र की प्रारंभिक मिलें कौन सी थी और कहाँ थी? कहाँ थी बच्ची? मुंबई में। किसने स्थापित किया? टावस जी, टावर जी ने। कब? बेसिक तो तैयार, उसके बाद तो छोटे छोटे तथ्य हैं कि मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं। इसके अलावा पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु को। और क्यों याद रखें सूती वस्त्र के संदर्भ में? क्योंकि सबसे ज्यादा सूती वस्त्र की मिलें हैं। इसके अलावा उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहाँ? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहाँ? कानपुर, 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 जहां गंगा सबसे अधिक प्रदूषित है। क्यों प्रदूषित है? और गंगा के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा शहर है? कानपुर ही है। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में करके रखिएगा। इस तरह से आपका यह सूती वस्त्र उद्योग समाप्त हुआ। कृषि आधारित उद्योग में दूसरा है, अब छोटे छोटे हैं, जैसे जूट, जूट कृषि के नहीं तो कृषि पहले चीनी लिख दो, चीनी उद्योग। कृषि के बाद चीनी लिख दो, पहले चीनी लिख दो। चीनी उद्योग यह दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग यह दूसरा सबसे बड़ा यह दूसरा सबसे बड़ा यह दूसरा सबसे बड़ा यह दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग है। इसकी शुरुआत 1903 में, शुरुआत 1903 में मरहोरा सारण से, मरहोरा सारण से, सारण मतलब छपरा, सारण से, सारण बिहार से हुआ, सारण बिहार से हुआ। उल्लेखनीय कि गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन, उल्लेखनीय कि गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में होता है। जबकि चीनी का सबसे अधिक उत्पादन, जबकि चीनी का सबसे अधिक उत्पादन जबकि चीनी का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, ये आपके चीनी के संबंध में मूल बिंदु है। और जैसे कपास भार हरास है, उसी तरह से गन्ना भी क्या है, लिख देंगे, गन्ना भार हरास है। गन्ना उद्योग भार हरास उद्योग है। गन्ना उद्योग भार हरास उद्योग है। भार हरास उद्योग है। भार हरास उद्योग है। याद रखें, याद रखें कि नए काटे गए गन्ना में सुक्रोज की मात्रा अधिक होती। नए काटे गए गन्ना में, नए काटे गए गन्ना में सुक्रोज की मात्रा
रोज की मात्रा अधिक होती है। रोज की मात्रा अधिक होती है। बस तो आपका ये चीनी उद्योग क्या हो गया? चीनी उद्योग में दो बातें सबसे पहले याद रखिए कि दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित एक, इसकी शुरुआत, क्योंकि परीक्षा में पूछता है शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत तो हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है। ये तो बिहार की परीक्षा में ही पूछा जा सकता है। मरहोरा कहाँ? सारण, जहाँ रेल पहिया बनाने का कारखाना भी एस्टेब्लिश किया गया। तो ये दो बातें आप जरूर ध्यान में रखने का प्रयास करिए। इसके अलावा आपको चीनी उद्योग में और कुछ एक भार ह्रास है, वो सब तो जो बेसिक फैक्ट है वो सब तो लिखना ही है, समझना ही है। अब आता है जूट उद्योग। जूट लिखेंगे, जूट उद्योग कृषि आधारित में है। जूट उद्योग, जूट उद्योग, जूट उद्योग में है दो बातें। जूट को पहले क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। जूट को पहले क्या कहते हैं? लिखेंगे गोल्डन फाइबर कहते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोल्डन फाइबर के नाम से क्या करते हैं? जाना जाता है। पहला क्या है? दूसरा, जूट का पहला आधुनिक मिल का पहला आधुनिक मिल पहला आधुनिक मिल कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था? रिसरा में। लिख दीजिए, रिसरा अभी लिखे भी हैं। रिसरा ऑकलैंड के द्वारा। के द्वारा ये 4 बार लिखी है, फिर भी बगल के कॉपी से देखकर लिख रही। दिमाग को बेता में रख के आती हो कि और रखिए कहीं अवै छो अलग से। कहाँ थे हम लोग? मैंने 3 बार लिख चुकी है ये तथ्य, अब फिर भी बगल की कॉपी से देख रही है कि कुछ नया तो नहीं है। कब स्थापना हुआ था? 1885 में। किस नदी के किनारे? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जूट में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक। और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक। ठीक है, पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। टिक लगा लो पश्चिम बंगाल पे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अलावा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रमुख उत्पादक राज्य है। देखेंगे, पश्चिम बंगाल के अलावा आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश प्रमुख उत्पादक राज्यों में से, प्रमुख उत्पादक राज्यों में से। प्रमुख उत्पादक राज्यों में से। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि बिहार में भी जूट होता है। पहले तो बिहार बंगाल का ही हिस्सा था। और जानकारी में दे दें
एनसीईआरटी में लिखा भी है कि विभाजन के बाद आजादी मिली, विभाजन हुई, सबसे ज्यादा कोई उद्योग प्रभावित हुआ तो जूट उद्योग ही हुआ। लेकिन पहले ये लाइन लिख लो, इसके बाद लिखेंगे बिहार में पूर्णिया, कटिहार, बिहार में जूट का प्रमुख केंद्र, बिहार में जूट का प्रमुख केंद्र, बिहार में जूट का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जूट का प्रमुख केंद्र पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर है। दरभंगा दे दे तो रोने नहीं लगिएगा, समस्तीपुर पहले दरभंगा में ही था। अच्छा, सब मधुबनी पहले दरभंगा में ही था, सब डिवीजन था ये सब। दरभंगा कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट था समझ जाओ। ब्रिटिश भारत में दरभंगा का सब डिवीजन था समस्तीपुर और मधुबनी, और तब इसे अलग अलग राज्य, अलग अलग जिला में बांटा गया। अभी बिहार में कितना जिला है? 38 जिला है। कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। कितना विधानसभा है? तो लोकसभा कितना है? 40। बहुत अच्छा। राज्यसभा की सीट कितनी है? 16। बहुत अच्छा। विधान परिषद की सीट कितनी है? 75। बहुत अच्छा। इतनी बात आपको जेहन में करके रखना है, लिखवाएंगे नहीं, ये सब तो ऑलरेडी संविधान में पढ़ते ही हैं, बीच में ऐसे ही टेस्ट ले लेते हैं। बात समझ में आ गई? अब बिहार में कितने चरणों में 18वीं लोकसभा की चुनाव हो रही है? 7 चरणों में हो रही है। बिहार के अलावा और कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बहुत अच्छा। इस बार मतदाताओं की संख्या कितनी है? 97 करोड़। ठीक है, इस बार मतदाताओं की संख्या, और 97 करोड़ में लगभग 50 करोड़ वोट डालेंगे। ठीक है कि नहीं? उस 50 करोड़ में जो 50% के आसपास ले आया उसका बल्ले बल्ले है। कांग्रेस को अभी कहीं मैं स्टैट देख रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 11 करोड़ वोट मिलते, और जबकि भारतीय जनता पार्टी को 22 करोड़ वोट मिलते। ठीक है कि नहीं? तो संख्या के दृष्टि से ऐसे ही दुगुनी है। ठीक है, तो कांग्रेस नए जो मतदाता वर्ग हैं उसमें उसका पेनिट्रेशन नहीं हो पाया कतिपय कारणों से। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि हमने अभी आपको बताया, क्योंकि हमारा युवा जो है आजकल क्या है, वो फिल्मों से प्रभावित है, और हमारे मोदी साहब फिल्मी डायलॉग बोलते हैं कि घर में घुस करके उठा के ले जाएंगे। ऐसा डायलॉग से युवा क्या होता है? प्रभावित होता है, करता भी है, करके दिखा भी देता है। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे फिलहाल आ जाइए। हम लोग हैं ज्योग्राफी की क्लास में, और जूट को पढ़ चुके, जूट को पढ़ चुके हैं। और जूट में मैं बता रहा था कि विभाजन के बाद सबसे ज्यादा क्षति किस उद्योग को पहुंचा, तो लिखिएगा विभाजन के बाद सबसे अधिक क्षति विभाजन के बाद सबसे अधिक क्षति जूट उद्योग को ही पहुंचा, जूट उद्योग को ही पहुंचा, जूट उद्योग को ही पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि बांग्लादेश क्या हो गया, एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र क्या हो गया, अलग हो गया, जिसे हम बांग्लादेश कहते थे, जिसे हम क्या कहते थे, जिसे मैं बांग्लादेश के नाम से जानता हूं। बांग्लादेश जूट के क्षेत्र में काफी आगे है, भारत को प्रतिस्पर्धा देता है। तो कभी इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चाय में प्रतिस्पर्धा भारत को कौन सा पड़ोसी देश देता है? श्रीलंका। और जूट में प्रतिस्पर्धा कौन देता है? बांग्लादेश देता है। ये दोनों को ध्यान रखिएगा, कॉपी के ऊपर में लिख लीजिए, नहीं तो यही लिख दो नोट में, यही लिख दो, नीचे नोट में लिख दो। जूट के क्षेत्र में बांग्लादेश भारत को प्रतिस्पर्धा देता है। के क्षेत्र में बांग्लादेश भारत को
जबकि चाय के क्षेत्र में श्रीलंका देता है। जबकि चाय के क्षेत्र में श्रीलंका देता है। ठीक है, चाय के क्षेत्र में कौन देता है? चाय के क्षेत्र में कौन देता है? क्या देता है? नेक्स्ट, के बाद आ जाइए सिल्क उद्योग। सिल्क उद्योग, सिल्क, सिल्क। तो सिल्क में पहले यह जान लो कि भारतीयों ने सिल्क की कला कहाँ से सीखी? चीन से सीखी। और चारों प्रकार के, भारत एक ऐसा देश है विश्व का जहाँ सिल्क के चारों किस्म पाए जाते हैं, है कि नहीं? देखेंगे, भारतीयों ने सिल्क बनाने की कला, भारतीयों ने सिल्क बनाने की कला सिल्क बनाने की कला क्यों से सीखी? क्यों से सीखी? और भारत विश्व का मात्र ऐसा देश है, और भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है कहाँ कहाँ रेशम के चारों प्रकार, जहाँ रेशम के चारों प्रकार, जहाँ रेशम के चारों प्रकार, जहाँ रेशम के चारों प्रकार मिलते हैं। जहाँ रेशम के चारों प्रकार मिलते हैं। जैसे कौन कौन से प्रकार है? लिखेंगे मलबरी, मलबरी, तसर, एरी और मूंगा। मलबरी, तसर, तसर, तसर तो सौर, मलबरी, तसर, एरी, मूंगा और मूंगा। याद रखिए। अब लिखिएगा, भारत में पहला आधुनिक सिल्क फैक्ट्री, भारत में पहला आधुनिक सिल्क फैक्ट्री, आधुनिक सिल्क फैक्ट्री कहाँ बना था? सब चीज मुंबई में ही रहेगा, आगरा में भी ले चलिए। आगरा में बनाया गया, आगरा में बनाया गया, आगरा में बनाया गया। और रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, और रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, और रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक है। और बिहार में रेशम का सबसे उत्पादक जिला कौन सा है? भागलपुर, बहुत प्रसिद्ध है वो। लिखेंगे एवं बिहार में रेशम का सबसे प्रसिद्ध केंद्र भागलपुर है। सबसे प्रसिद्ध केंद्र क्या है? भागलपुर है। सबसे प्रसिद्ध केंद्र क्या है? भागलपुर है। सबसे प्रसिद्ध केंद्र भागलपुर है। ठीक है।
इन्हीं शब्दों के साथ आपका तो सिल्क उद्योग है, रेशमी उद्योग है, वो समाप्त होता है। कौन बताना चाहेंगे? आलोकित टॉप किया, इसी से पूछेंगे कि किस वंश के समय में सिल्क रूट पर भारतीयों का कब्जा हो गया? टॉपर तुम ही हो। नाम कनिष्क। वेरी गुड, बैठो। ध्यान रखिएगा कि ऑलरेडी कनिष्क में ही पढ़ाए थे कि जो सिल्क रूट था उस पर नियंत्रण कुषाण, कुषाण मतलब क्या? कनिष्क। कनिष्क ने नियंत्रण स्थापित किया। किसी भी स्थिति में नहीं भूलना है। इस तरह से आपने 4 एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को देखा। अब एक लास्ट बचता है और वह है आपका पेपर इंडस्ट्री। देखेंगे पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग। कागज उद्योग, कागज उद्योग भारत में 12वीं सदी में का साक्ष्य प्राप्त होता है। भारत में 12वीं सदी में इसका साक्ष्य प्राप्त होता है। मध्यकाल में कागज का साक्ष्य मध्यकाल में प्राप्त होता है। लेकिन आधुनिक युग में लेकिन आधुनिक युग में सबसे पहला कागज की फैक्ट्री श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई। श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई। श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई, जो असफल हो गई। श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई। श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई, जो असफल हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, पहला सफल प्रयास। पहला सफल प्रयास, नेक्स्ट पॉइंट करके 1967 बालीगंज कलकत्ता। बालीगंज कलकत्ता, बालीगंज कलकत्ता में स्थापित हुआ। ठीक है। कागज कैसे बनता है? कागज का रॉ मटेरियल क्या है? बम्बू, बांस, तो हरा सोना कहते हैं। कोई इन सब से कागज बनता है। तो रॉ मटेरियल लिख देंगे, रॉ मटेरियल। तब कागज कैसे बनता है? तो लिखेंगे कागज के निर्माण की सामग्री है बांस। ब्रैकेट में लिख दो हरा सोना, आजकल कहते हैं बांस, हरा सोना। बांस है हरा सोना। खोई, कोई, घास। हम लोग क्या बनाते हैं? तो कागज बनाते हैं। और कागज का हम लोग को आयात करना पड़ता है। तो अच्छा हुआ कि ईमेल वगैरह सब शुरू हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो कागज़ की खपत अब कम हुई है। लेकिन अभी भी कागज़ की खपत है। और हमको कागज़ कहाँ से लेना पड़ता है? कनाडा से। कनाडा कागज़ के क्षेत्र में सबसे आगे है। लिख दीजिएगा नोट में कागज़ के क्षेत्र में भारत को आयात करना पड़ता है। कागज़ के क्षेत्र में भारत को आयात करना पड़ता है। आयात करना पड़ता है। कागज के क्षेत्र में भारत को आयात करना पड़ता है। आयात करना पड़ता है। ब्रैकेट में लिखो कनाडा से। ब्रैकेट में लिखिए कनाडा से। कहाँ से?
कनाडा से। याद रखें, याद रखें, अखबारी कागज का, अखबारी कागज का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बताओ जी। वेरी गुड, नेपानगर मध्य प्रदेश है। अखबारी कागज का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र नेपानगर, नेपानगर, नेपानगर मध्य प्रदेश है। कौन सा नगर? नेपानगर मध्य प्रदेश है। नेपानगर मध्य प्रदेश है। अखबार की कागज में और नोट बनाने का कागज कहाँ बनता है? होशंगाबाद में। देखेंगे नोट बनाने का कागज, नोट बनाने का कागज, नोट बनाने का कागज होशंगाबाद मध्य प्रदेश में बनाए जाते हैं। होशंगाबाद, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में बनाए जाते हैं। हाँ जी, इस तरह से आपका आज क्या हो गया? कृषि आधारित उद्योग समाप्त हो गए। कृषि आधारित उद्योग के बाद खनिज आधारित उद्योग में दो ही सबसे महत्वपूर्ण, एक स्टील और दूसरा अल्युमिनियम, और एक सीमेंट तो ऐसे ही। तो अब आइएगा, हमारा कृषि आधारित उद्योग समाप्त हो गया। अब लिखेंगे खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। अब 1 मिनट में इसको थोड़ा सा देखिए, पहले एक बार पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ लो। पढ़ लिए? हो गया? कौन कहा है यस सर? तो कहेगा यस सर, उसी से पूछेंगे। पढ़ लिए? नो सर। कौन कहा नो सर? तो कहेगा नो सर, उससे भी पूछेंगे। हंसी आ रही है। चलो एक एक क्वेश्चन पूछ ले पहले। उठो जी, बड़ा क्वेश्चन है, एकदम हल्का पूछेंगे। और हो रहा किस उद्योग के कारण जाना गया? और हो रहा झूठ, खड़ी रहो। बड़ा क्वेश्चन है, कोयम्बटूर को किस उद्योग के कारण जानते हैं? झूठ के कारण, खड़ी रहो। बड़ा क्वेश्चन है, पहला सिल्क फैक्ट्री कहाँ बना था आधुनिक काल में? दिखती हो?
नेक्स्ट, पीछे, उसके पीछे। हाँ, आप ही से। आप पीर मियाँ हैं तो पहले। हाँ हाँ, आपका क्वेश्चन है अखबारी कागज का प्रमुख केंद्र कौन सा है? अखबारी कागज का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तुम बता दो, छोड़ दूंगा। सर देखिए, फिर आप पूछ रहे हैं, फिर हम भाग जाएंगे। हाँ, पूछताछ हमसे मत, पर कह देती हूँ, पर भागूंगी तो आऊंगी तो हंसी आ रही है, तुम खड़ी हो पर खूब हंसी आ रही है। अब तुम बताओ, कागज उद्योग का पहला सफल कारखाना कहाँ बना था? आबरा। हाँ, हाँ, चलो आधा नंबर देंगे, क्या बताना है ना जी। और नेपा नगर क्यों जानते हैं? नेपा नगर को क्यों जान? अखबारी कागज। नेक्स्ट, उसके पीछे नहीं, उसके बगल में, उसके बगल में कौन है? नहीं, अपने मन से कोई 5 तथ्य बताओ, छोड़ देंगे, यहीं से पीछे नहीं जाएंगे। नहीं बताओगी, आप पीछे पहुंच गए तो सब बाहर निकल के तुमको तुड़ेगी। तुम्ही क्यों नहीं बता दी 5 तथ्य, तो हम लोग फंस गए। हाँ हाँ, बोलो। हाँ हाँ, अच्छा, 1854 में सूती वस्त्र कहाँ? बहुत अच्छा, कागज जियावर जी कहाँ? मुंबई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक हुआ। दूसरा, क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ, बोलो, क्या बोलते हैं उसको? हम थोड़ा पीछे चले जाए, कहती है सर थोड़ा सा आप पीछे चले जाइए, भुला जाते हैं आप। अब बोलो, और दूर चले जाए? नहीं नहीं, अब का इच्छा है कि सर जितना दूर रहेंगे उतना जल्दी हमको याद आएगा। हाँ हाँ, याद किए। 785 में कहाँ? स्थान बता दो, तुमको छोड़ देंगे, यहीं से मुक्त हो जाएंगे। हुगली नदी के किनारे उस स्थान का नाम बताना है। रीसरा। चलो बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ और याद कीजिए, मूर्ति देवी पुरस्कार के लिए मत आइए। चलिए आगे बढ़े। अब लिखो खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग लिखेंगे। खनिज आधारित उद्योग में स्टील, अल्युमिनियम और सीमेंट। स्टील, अल्युमिनियम और सीमेंट सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है। स्टील उद्योग। अब आइए, स्टील उद्योग। स्टील उद्योग आधुनिक उद्योग का आधुनिक उद्योग का मूल आधार है। आधुनिक उद्योग का मूल आधार है, मूल आधार है जिसकी शुरुआत टिस्को के द्वारा, टिस्को के द्वारा कहाँ किया गया? जमशेदपुर में किया गया। टिस्को के द्वारा जमशेदपुर में किया गया। टिस्को टाटा स्टील कॉरपोरेशन था। टिस्को के द्वारा कहाँ किया गया?
जमशेदपुर में किया गया। इसके विषय में सारी बात ऊपर पढ़े हैं, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब लिखेंगे इसको के बाद इसको कर्णपुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसको के बाद इसको, इसको के बाद इसको, इसको की नींव बर्नपुर कलकत्ता में रखी गई। इसको के बाद इसको की नींव बर्नपुर कलकत्ता में रखी गई। बर्नपुर कलकत्ता में रखी गई। बर्नपुर कलकत्ता में किसको किसको रखें? टिस्को, फिर इसको, फिर इसको, इसको नहीं किसको, लास्ट में ऐसा नहीं कहोगे घिसको। ध्यान रखिएगा, ये तीन याद रखना है। आजादी से पहले ये तीन बहुत महत्वपूर्ण था। लिख दीजिएगा, इसको के बाद इसको और इसको के बाद भिस्को एवं इसको के बाद भिस्को, विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट, भिस्को विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट, विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट मैसूर कर्नाटक में। ठीक ही तो लिख रहे थे, मैसूर कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक में भद्रा नदी के किनारे, भद्रा नदी के किनारे, भद्रा नदी के किनारे कर्नाटक में है। भद्रा नदी के किनारे स्थापित किए गए, स्थापित किए गए। क्रोनोलॉजी में कौन कौन से पहला है? इसको, इसको में उत्पादन कब शुरू हुआ? कहते हैं ना, याद नहीं रखता है बच्चा। 1913 में। स्थापना कब हुआ था? 1907 में। और इसके बाद, इसको के बाद इसको, इसको के बाद भिस्को। भिस्को कहाँ है? भिस्को कहाँ है? भिस्को कहाँ है? भिस्को कहाँ है? इसको को याद रखिएगा, भिस्को भद्रा विश्वेश्वरैया कर्नाटक। इतनी बात आप जरूर याद करके रखिए जिससे कि आपका काम तमाम हो। आगे बढ़िएगा। आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद आज़ादी के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, पंचवर्षीय योजना में अभी पढ़े भी थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीन बड़े स्टील प्लांट की नींव, तीन बड़े स्टील प्लांट की नींव, स्टील प्लांट की नींव विभिन्न देशों की तकनीकी सहायता से, विभिन्न देशों की तकनीकी सहायता से खोला गया। जैसे जैसे राउरकेला, जैसे राउरकेला, जैसे राउरकेला जर्मनी, जैसे राउरकेला जर्मनी। दूसरा, जर्मनी का मतलब समझे, ऐसा नहीं कि राउरकेला जर्मनी में है, का मतलब यह हुआ कि जर्मनी के तकनीकी सहायता से खोला गया। ऐसा नहीं सोचिए कि सर ने लिखा है राउरकेला जर्मनी। दूसरा, दुर्गापुर ब्रिटेन, दुर्गापुर ब्रिटेन, दुर्गापुर ब्रिटेन और भिलाई रूस की सहायता से, और भिलाई
भिलाई नहीं लिखना है, भिलाई लिखना है। क्या लिखी, क्या लिखी है? तो बिलाई लिख ली थी, देखो है नहीं, भिलाई। लगता है जीवन में पहली बार ये भिलाई का नाम सुनी। हमको लग रहा था कुछ लोग लिख लिए होंगे भिलाई। जैसे फिजिक्स की कक्षा में निश्चित ताप पर की जगह पीछे का विद्यार्थी लिख देता है निश्चित बाप पर। तो फिजिक्स में बाप कहाँ नजर आता है हमको आज तक नहीं समझ में। ठीक है कि नहीं? चलो भिलाई बिलाई हो सकता है, लेकिन ताप बाप कैसे हो जाएगा फिजिक्स में, ये नहीं समझ में आया। हो गया, लिखेंगे आगे। तो भिलाई किस देश की सहायता से, भिलाई किस देश की सहायता से, फिर लिखिए। तीसरी योजना में बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट की नींव पड़ी। बोकारो कहाँ है? झारखंड में है। चतुर्थ योजना में दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में तीन बड़े संयंत्र की स्थापना की गई। 3 बड़े संयंत्र की स्थापना की गई। उनमें विशाखापट्टनम, अब विशाखापट्टनम के ब्रैकेट में लिखिए, पहला पतन आधारित संयंत्र था। पहला पतन आधारित, पतन मतलब होता है पोर्ट, बंदरगाह। पहला पतन आधारित संयंत्र विशाखापट्टनम पतन आधारित संयंत्र, कॉमा विजयनगर साम्राज्य भी पढ़िएगा इसी क्लास में जब दिल्ली सल्तनत समाप्त करेंगे। और आज हम जब तुगलक पढ़ाते रहेंगे तो विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का अपने गुरु विद्यारण्य की सहायता से 1336 में हम करवाएंगे। ध्यान किया, विजयनगर। और तीसरा था सलेम, और तीसरा सलेम की नींव पड़ी। सलेम की नींव पड़ी। किसकी नींव पड़ी? सलेम की नींव पड़ी। नेक्स्ट याद आ जाइए, हो गया आपका ये स्टील प्लांट खत्म हो गया। हमारे देश में आज हम स्टील के क्षेत्र में इतने आगे बढ़ गए कि दूसरे नंबर पे पहुंच गए। और हम लोग के यहाँ इसका जो रॉ मटेरियल है लोहा प्रचुरता में उपलब्ध है, मैग्नीज प्रचुरता में उपलब्ध है। कुछ दिन पहले पढ़े भी हैं, जब खनिज का डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे थे तो मैंने बताया भी था कि लौह खनिज, और लौह खनिज में 2 लौह खनिज कौन सा है? एक आयरन है और दूसरा मैग्नीज है, जो ध्यान करके रखना है। तो बड़ी परीक्षा में इससे आगे आप पढ़िएगा तो उसमें कोल बेल्ट, वाटर बेल्ट और मिनरल बेल्ट उस एंगल से भी पढ़ना होता है। हर कक्षा के लिए अलग। कल ही तुम लोग को दिल्ली सल्तनत भेजे थे ट्यूब लाइव, खुद समझ गए होंगे कि एसएससी क्या होता है और पीसीएस क्या होता है। बात समझ में आ गई थी। तो बड़े स्तर पे बड़े संदर्भ को कॉन्सेप्ट के साथ जिस चीज़ को पढ़ेंगे वो पीसीएस है, और तथ्यों के आधार पे थोड़े से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो वो आपका क्या है? वो आपका एसएससी है, रेलवे। हर
जगह का अलग अलग महत्ता होता है, लेकिन आपको अब ऑनलाइन के कारण अवसर मिल जाता है। कभी कभार जब यूट्यूब लाइव देते हैं तो निश्चित से भेज देते हैं। इसी में 2 4 5 जो अग्र सोची होगा वो उसको बढ़िया से ध्यान से घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो चलता होगा उसको समय निकाल करके बैठेगा। काम ही क्या है? पढ़ना है, ठीक है कि नहीं? और पढ़ना है तो पढ़ना है, ये नहीं कि आज पढ़ने में आराम जो है नहीं हो पाया, बड़े सर के कारण यूट्यूब लाइव भेज दिए थे तो हम आराम नहीं कर पाए। आराम क्या होता है? एक बार उठ गए तो उठ गए, खाना वाना मिलते। ये लोग क्या है, ये लोग पढ़ने वाली थोड़ी। कभी आ गई टहल ली, ठीक है, कभी आ गए पढ़ लिए। पढ़ाई ऐसे नहीं होती, पढ़ाई बड़ी नियमितता की चीज। कंटिन्यूटी से पढ़िए किसी चीज, कंटिन्यूटी से कोई काम कीजिए, है कि नहीं? तभी आपको पता भी चलेगा कि कौन सा चीज कहाँ हो रहा है। तबीयत उबियत खराब तो ये सब तो चलता रहता है। ये सब क्या है? ये सब कभी रुकने वाला है। जब ये जीवन है तो थोड़ा सा आपको बुखार आएगा, सर्दी होगी, खांसी होगी, ठीक है कि नहीं? तुम्हारे सामने ही देखते हो कि कई बार ऐसी स्थिति मेरे साथ होती है, फिर भी कक्षा क्या है, लेते रहते हैं, ठीक है कि नहीं? कक्षा नहीं लेंगे तो लगता है कि और बीमार पड़ गए। जब तक शरीर रहता है तब तक हम तो 102 बुखार में कक्षा लेते हैं, मजे में लेते हैं। जब लगता है कि नहीं अब ठीक नहीं है, तभी हम कहते हैं कि अब आज, वो भी साल में कभी 1 आध 2 दिन ऐसा होता है, मूल बिंदु पे आ जाइए। इसलिए थोड़ा सा शरीर के स्तर पे मजबूत रहा। नहीं आप ठीक, लेकिन आप ज़्यादा ठीक हो गए, है कि नहीं? तो थोड़ा सा भोजन कम कीजिए, ठीक है ना? हाँ हाँ, दिमाग चलाइए। मोटापा होना कोई खराब बात नहीं है, खाया पिया शरीर है। सर को आपको जलन क्यों होती है? सर, हमारे माता पिता खूब जम के खिलाते हैं तो हम, आपको जलन क्यों होती है? हमको जलन क्यों होगी? ठीक है, देखती हो, हमको अपने आता है 3 किलो नाश्ता, क्यों जलन होगी? मूल बिंदु पे आ जाइए, आगे लिखिएगा। कहाँ थे हम लोग जी? हो गया ना? स्टील खत्म हो गया ना? अब स्टील को क्या करना है? याद करना है सर, वही तो सबसे बड़ा टेंशन है सर। समझ भी गए, लिख भी लिए, सर याद कैसे होगा? वही तुम हो, समझी? क्या करना है? घर पे जा करके भोजन कम, पानी ज्यादा पीना है और अध्ययन करना है, ठीक है? तुम भोजन पे बहुत ध्यान देती हो, आगे लिखे। हाँ, नहीं ध्यान देती हो? हाँ, अब तो और अच्छी बात है। लेकिन वो कहते हैं ना कि तो दिखता है, मान लिया ये कितना भी कहेगा कि हम नहीं खाते हैं, खड़ा हो जी तुम, ये कितना भी कहेगा तो देख लो कि सर नहीं खाते, हम हवा पी के रहते हैं, मानेगा कोई? ये बेचारा खड़ा हो जी तुम, देखो इसका कंकाल निकल गया है, देखते हो? पेट और पीठ एक हो गया। ये कितना भी खाता होगा तो भी विश्वास नहीं होगा। थोड़ा सा ये सब समझा कि नहीं समझा? हाँ बैठो, हमारी तरह स्मार्ट बनो। थोड़ा सा पेट हल्का सा निकला हो, थोड़ा सा लगे कि नहीं खाया पिया शरीर। चलिए आगे चलिए। तुमको हंसी आ रही है? स्मार्ट नहीं है क्या? तो जरूरी स्मार्ट हम हैं, ठीक है? हंस रहा है, हा करके। अपना चेहरा देखा है तुम? चलिए आगे चलेंगे। कहाँ थे हम लोग? खत्म हो गया। दिल के बाद आ जाओ अल्मुनियम। अल्मुनियम लिखेंगे, अल्मुनियम, अल्मुनियम, अल्मुनियम। लिखेंगे अल्मुनियम का रॉ मटेरियल, अल्मुनियम का कच्चा माल बॉक्साइट होता है। कच्चा माल बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट होता है। का मुख्य केंद्र, अल्मुनियम का मुख्य केंद्र अल्बाई, अल्बाई रेणुकूट, अल्बाई रेणुकूट, 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 मूडी, मूडी झारखंड,
मूड़ी 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 आदि है, आदि है। अल्मुनियम में एक बात ध्यान रखिएगा कि बिजली की सबसे ज्यादा खपत कहाँ होती है? किसमें होती है? अल्मुनियम उद्योग में ही होती है। जहां भी अल्मुनियम उद्योग स्थापित की जाती है वहां इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वहां एक पावर स्टेशन हो, जिससे कि प्रोडक्शन में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो सके। तो वहां नोट में लिख देंगे अल्मुनियम उद्योग में विद्युत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अल्मुनियम उद्योग में विद्युत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्युत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसमें? किसमें? अल्मुनियम उद्योग। खत्म अल्मुनियम। लास्ट क्या बचा जी? सीमेंट उद्योग। एक दो सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग का मुख्य स्रोत क्या होता है? चूना पत्थर होता है। तो लिखेंगे मुख्य स्रोत चूना पत्थर है और इसका मुख्य संकेंद्रण और इसका मुख्य संकेंद्रण और इसका मुख्य संकेंद्रण मध्य भारत, मध्य भारत, राजस्थान, राजस्थान, मध्य भारत, राजस्थान इत्यादि है। भूलेंगे नहीं कि पहली फैक्ट्री, भूलेंगे नहीं कि इसकी पहली फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री तो 4 में, तो 4 में चेन्नई में, तो 4 में चेन्नई में स्थापित हुई। चेन्नई में स्थापित हुई। नोट, भारत सीमेंट उद्योग में दूसरे स्थान पर है। नोट, भारत सीमेंट उद्योग में दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर चीन है। भारत सीमेंट उद्योग में दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर चीन है। चीन है। नोट में एक और लिख देना। बिहार में कौन सा सेंटर सीमेंट उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है? डालमिया नगर। वेरी गुड। लिखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि बिहार में डालमिया नगर, बिहार में डालमिया नगर, बिहार में डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के क्षेत्र में, सीमेंट उद्योग के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है। बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारा इंडस्ट्री क्या हो गया। और जब भी कोई पाठ समाप्त होता है तो क्या पढ़ते हैं? तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। सबसे पहले बूस्टर फैक्ट की कड़ी में लिखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि पेट्रो रसायन में, पेट्रो रसायन में, पेट्रो रसायन में गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र
अग्रणी भूमिका। पेट्रो रसायन समझते हैं, जितना भी आर्टिफिशियल केमिकल्स है, पॉलीमर्स है, पटाखा उद्योग है, दवा उद्योग है, ये जितना आप देखते हैं ये 20वीं सदी के लास्ट में और 21वीं सदी के आरंभ में नई आर्थिक नीति के बाद बहुत तेजी से डेवलप किया पेट्रो रसायन और पेट्रोलियम उत्पाद। उसका मेन सेंटर है गुजरात और महाराष्ट्र। एक तो पूर्व से भी रहा है और दूसरा कि पोर्ट सिटी भी है, पोर्ट भी है, निर्यात में भी आसानी होती है और ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है। सरकार की पॉलिसी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। इन सब कारणों से स्वाभाविक है कि इकोनॉमिक कॉन्शसनेस वहाँ के लोगों में बहुत अधिक है। ठीक है, तुम लोग जैसा बच्चा भी वहाँ 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया मासिक कमा लेता होता है तो कुछ बेचिए के कमा लेता है, लेकिन तुमको लगेगा क्या है, हम फलना बाबू का बेटा है, ठीक है, चिप्स कैसे बेचेंगे, फलना चीज़ कैसे बेचेंगे। और समर वेकेशन में वो सब 1000 10,000 50,000 कमा लेता है, तुम लोग समर वेकेशन में आम खा करके भिसंडा हो जाता है भैंसा। तो तुम लोग के अंदर मतलब बिहार के युवाओं के अंदर इकोनॉमिक कॉन्शसनेस नहीं है और वहाँ क्या है, वहाँ इकोनॉमिक कॉन्शसनेस है। नहीं होगा तो अंडे बेच देगा शाम में 2 घंटा बैठ कर, कुछ ना कुछ वो व्यवसाय करता रहेगा। बेचने की टेंडेंसी है, ठीक है कि नहीं। बेचने की टेंडेंसी तो ऐसी है कि अमिताभ बच्चन को भी बेच दिया वहाँ का एक गुजराती। एक एयरपोर्ट पे मिला, ठीक है कि नहीं, उसको पता था कि अमिताभ जा रहा है, नियमित रूप से जाते रहते थे वो, क्योंकि ब्रांडिंग कर रहे थे गुजरात का। एक बार पधारो मारो गुजरात में कच्छ का रन दिखलाते थे पहले, जहाँ जंगली गधा मिलता है। और उसी बीच एक गुजराती कर्जदार गुजराती था, ये इसको टुकड़े बुलाया एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट पे बुलाया, कहा कि वहीं बात होबो और जो हो वही तुमको दे देबो। अच्छा, देखा अमिताभ बच्चन को, कहा कि अमिताभ बच्चन को कहा कि नाम किया, पैर छुआ है, कहा कि तो एक तो फोटो आपको मेरे साथ खिंचाना होगा, बड़ी कृपा होगी। तो आप बेचारा दयालु आदमी का ठीक है, फोटो ऐसे ही उसका देखा कर्जदार आ रहा है, उसके साथ खड़ा हो गया, एकदम ऐसे कंधा में करके के फोटो खिंचाए। कर्जदार देखा अमिताभ बच्चन इसका दोस्त है, ठीक है कि नहीं, अमिताभ बच्चन दोस्त है तो अब क्या मांगेगा इससे। आया, फिर हाथ उत मिलाया, कहा हो जाबो थोड़ा काम हो जाबो, कोई दिक्कत न हो। अब उसका इसी तरह से टरका दिया, मतलब अमिताभ को भी बेच दिया, ठीक है कि नहीं। इतना तेज होता है। मूल बिंदु पे आ जाबो, मूल बिंदु आ जाबो क्या है, पेट्रो रसायन में गुजरात और महाराष्ट्र। तीसरा है अति महत्वपूर्ण है कि ऊन बनाने का पहला कारखाना, ऊनी वस्त्र का पहला कारखाना कानपुर में खोला गया। नेक्स्ट, सूर्योदय उद्योग के रूप में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जाना जाता है। सूर्योदय उद्योग के रूप में तो जाना जाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जाना जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जाना जाता है और इसको हम कहीं भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सनराइज इंडस्ट्री जो होता है उसको हम कहीं भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा आइए, अंगोरा किसकी प्रजाति है, खरगोश की। देखेंगे अंगोरा खरगोश की, पश्मीना बकरी की प्रजाति है। हाँ, अंगोरा खरगोश की, पश्मीना बकरी की प्रजाति है। बकरी की प्रजाति है। दोनों से क्या मिलता है, ऊन। दोनों से क्या मिलता है, ऊन। नेक्स्ट, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र सिंदरी में
भारत का पहला उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। सिंदरी में स्थापित किया गया। सिंदरी में स्थापित किया गया। ये सब कुछ नहीं पूछेगा। पूछेगा आज के दौर में, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, यूट्यूब लाइव कौन कौन देखा था? हाथ खड़ा कीजिएगा। बस हाँ, सब कहते हैं क्या पढ़िएगा? ठीक है, पढ़ने वाली का लक्षण होता है। 5 को लड़की देख रही कि सभी क्वेश्चन उसके परीक्षा के अनुकूल है। देख लिए, तुमको देख लिए, जानते हैं वो आ रहा था। अभी गुड मॉर्निंग करते हैं, हिस्सेदारी लेते हैं, तुमको नाम याद हो जाता है। गिरजानंद झा, विवेक मिश्रा, मोनाली झा, सब नाम आ जाता। हाँ, तुम्हारा भी आता है, तुम्हारा भी आता है, हम देख लिए थे। और तुम्हारा भी रहता, अब दिखा रहा है। हाँ, तुम्हारा भी है। MP साहब कौन है जी? इतना बढ़िया तुक्का मार दिया है, तो गजब तुक्का मारा कल, तो इसको तो पुरस्कार देंगे। तो लिखा है कि भाई मेरे क्षत्रिय नहीं, मेरा नाम क्षत्रिय है, मेरा भाई क्षत्रिय। कौन है मेरा भाई क्षत्रिय? तो पुरस्कार देंगे। चलो ठीक है। नहीं, अच्छा जवाब दिया था, इसलिए अच्छे क्वेश्चन का जवाब दिया था, इसीलिए मैंने कहा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उसमें एक क्वेश्चन मैंने दिया भी था कि भारत का नहीं, विश्व का पहला लिक्विड नैनो संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? याद है? गुजरात। कहाँ? अब बोलो। कलोल। कहाँ हुआ था? कलोल, गुजरात। कलोल, कलोल। यहां लिख दोगे विविधा में, लिखेंगे विश्व का पहला, विश्व का पहला, विश्व का पहला, विश्व का पहला, का पहला लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र। लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ? कलोल, गुजरात में स्थापित किया गया। कलोल, गुजरात में स्थापित किया गया। कलोल, गुजरात में स्थापित किया गया। भारत का सिलिकॉन वैली बंगलोर। नेक्स्ट, भारत का सिलिकॉन वैली बंगलोर है। भारत का सिलिकॉन वैली बंगलोर है, जिसे ग्रेनाइट और गार्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसे ग्रेनाइट, गार्डन सिटी और अब ड्राई सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट लिखो ना, ग्रेनाइट कॉमा गार्डन सिटी, गार्डन सिटी कॉमा ड्राई सिटी। ग्रेनाइट सिटी, गार्डन सिटी और ड्राई सिटी के नाम से भी जानते हैं। ड्राई सिटी मतलब अब वहां पानी का संकट है। ठीक है कि नहीं? पानी का संकट है। गुजरात के लोग पहले जब बिहार में आते थे 2 दिन तक बाथरूम से नहीं निकलता था, इतना स्नान करता था, यहाँ पानी का अभाव था। अब बाद में नर्मदा घाटी परियोजना सरदार सरोवर के माध्यम से पानी पहुंची, अब स्थिति अनुकूल हो गई। ठीक है, गुजरात में नरेंद्र मोदी को लोग क्यों याद रखते हैं? उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जो कोई न कर सका। ठीक है कि नहीं? आज भी क्यों याद रखते हैं? तो कोई न कर सका। 370 कहा कि हटेगा तो बाप रे बाप, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं। ठीक है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बहुत ही आसानी से उन्होंने कर डाला है। अब बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसको उतनी ही आसानी से कर दें तो कहते हैं ना, युग पुरुष हो जाए। जैसे बेरोजगारी का खात्मा, जैसे गरीबी का उन्मूलन। गरीबी के उन्मूलन में तो निश्चित रूप से विगत 10 साल में परिवर्तन आया है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। उनको आवास से लेकर, बिजली से लेकर बहुत तरह की सुविधाएं प्राप्त हो रही। लेकिन जो सामान्य ग्रेजुएट है, जिसकी संख्या करोड़ों में है, उसके लिए भी थोड़ा सा सोचें।
अब आलोकित के लिए मोदी साहब नहीं सोचेंगे कैसे होगा। ठीक है, आप मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाइए, एम्स बनवाइए, दरभंगा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दीजिए, 4 लेन से ग्रीन वे एक्सप्रेस से जोड़े, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है। लेकिन साथ में कि बेचारा बेरोजगार आदमी ग्रीन वे और सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं ना खाएगा, खाएगा क्या? रोटी। खाएगा क्या? रोटी, अनियमित रोटी। अब ऐसा नहीं, रोटी तो खा ही रहा है, रोटी तो प्रधानमंत्री कल्याण पैकेज के माध्यम से वो तो अनाज पहुंचा ही देंगे, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप समझा? इसलिए जम के पहले पढ़ लो, पहले योग्यता बना लो। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट। योग्यता बनाओ। आगे लिखिएगा, भूलेंगे नहीं कि भारत में रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली, रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली, इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री और इंटीग्रल का मतलब समझते हैं? S1 में चढ़े या S12 में निकल गए। इंटीग्रल है ना, सब एक दूसरे से क्या है? वो कहाँ बनता है? पेराम्बूर में, वो बनता है पेराम्बूर। कौन? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। S1 में चढ़ो, S12 में निकल जाओ। तीसरा, रेलवे पहिया छपरा में, रेलवे पहिया छपरा में, और रेल इंजन मधेपुरा में बनाया जाता है, और रेल इंजन कहाँ? मधेपुरा में बनाया जाता है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बंगलोर में, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बंगलोर में, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बंगलोर में है। अब एक दो जलपोत वाला लिख लो, लिख देंगे। गार्डन रीच शिपयार्ड, गार्डन रीच शिपयार्ड कहाँ है? कलकत्ता में। गार्डन रीच शिपयार्ड कलकत्ता, गार्डन रीच शिपयार्ड कलकत्ता। इतना ही काफी है। पूछेगा गार्डन रीच शिपयार्ड मैंने जहां जलपोत बनता है कहाँ है, कहाँ है, फट से बता दीजिए। और लास्ट है हिंदुस्तान शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ। और कोई भी नया फैक्ट्री वगैरह बने, नोट में लिख दो, कोई भी नया फैक्ट्री का निर्माण हो तो नजर रखें। जैसे बताए ना, फर्स्ट नैनो लिक्विड फैक्ट्री कहाँ बनाया गया? कलोल में। आशा है समझ गए होंगे इस पूरे अध्याय को। इस पूरे अध्याय को इसी एंगल से पढ़ लेना है। ठीक है, तो आज हम एक और महत्वपूर्ण अध्याय को समाप्त करने की क्या करते हैं? घोषणा करते हैं। हो गया ना? 5 मिनट का ब्रेक है पानी सानी पीने के लिए। उसके बाद आपको पुनः इतिहास की खिलजी और तुगलक की महत्वपूर्ण कक्षा प्रदान की जाएगी। तब तक के लिए टेक रेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।